नमस्कार। आइए तोमार जे दोखिन-मुख इस लघु उपन्यास के दूसरे और अंतिम भाग में सुनते हैं आगे की कहानी। आज उसी घटना का उल्लेख कर वह शायद मुझे इतने वर्षों बाद इस एकांत में फिर सहमाना चाह रहा था। तुम्हारे भाई के मुक्के ने मेरे दांत तोड़ा था, उसने कहा तो मैं चुप नहीं रह सकी। भुनभुनाकर मैंने कहा, ठीक किया था। तुम्हारी बहन को कोई एकांत में ऐसे घेरता तो क्या तुम उसका दांत नहीं तोड़ते? नहीं मैडम, वह फिर अपनी वही निर्लज्ज हंसी हंसकर कहने लगा, मेरी बहन को कोई कभी घेर सकता है? जानती है क्यों? उसकी एक आंख कांच की है और रंग एकदम मेरा पाया है। उस पर सारे चेहरे पर चेचक के दाग। और अब तो वह फिर खुक खुक करके हंसने लगा। तिरुपति में बाल कटवाकर और भी भयानक लगने लगी है। एकदम हमारी बिरादरी में फिट बैठती है। 60 साल की हो गई है। अभी अभी मिलकर आ रहा हूँ। मैं गया तो चटाई बिछाकर चित लेटी थी। लगता था 4 कंधों पर गोपालम गोपालम कह जाने को तैयार होकर ही लेटी है। जैसे ही मैंने कहा, क्यों री मुर्गम्मा, कैसी है? बस चीख कर फटाक से बेहोश हो गई। तब से अचेत पड़ी है। इसी से फिर से उसे देखने जा रहा हूँ। वैसे मैं तुम्हारी भी बराबर खबर रखता था। बड़ी खुशी होती थी सुनकर तुम्हें जीवन में भरपूर सुख मिला। पति सुख, संतान सुख, वैभव, ख्याति, और मुझे? वह फिर अपनी बीभत्स हंसी हंसा। केवल दुर्नाम, कुख्याति और अशांति। पहले बैंक में नौकरी की, कुछ साल सुख से कटे, विवाह किया, पत्नी के चेहरे की लुनाई देखकर ही रीझा था। अंतर का चेहरा कितना कुत्सित है, मैं देख ही नहीं पाया था। उसकी नित्य नवीन फरमाइशें पूरी करने में कब मेरी निष्ठा का आसन डिग गया, मैं जान भी नहीं पाया। इधर बैंक की राशि की तिल तिल की खिसकन मेरी बिलासिनी जीवन सहचरी की समृद्धि का भंडार भर रही थी। उधर मुझे पीने की बुरी लत पड़ चुकी थी। निर्जला आसव का घूंट मेरा विवेक एकदम भ्रष्ट कर चुका था। एक ना एक दिन मेरे हाथ की सफाई ही मेरा काल बन जाएगी, मेरे काले मुंह को और काला कर देगी, यह मैं जानता था। फिर भी उस मायाविनी का सौंदर्य मुझे विवेकहीन बनाता चला गया। तुम्हारे बाद मैंने केवल उसी से प्रेम किया था। ट्रेन अचानक उस गहन सुरंगों में सरकने लगी थी, जहाँ का अंधकार साहसी से साहसी चित्त को भी अपने अस्वाभाविक अंधकार से कपकपा देता है। वह सब सहसा चुप हो गया था। अंधेरे में उसकी वाणी भी एक पल को स्तब्ध हो गई थी। फिर वह उसी छंदमयी गति से फिर चालू हो गया। तुमने मुझे सदा तिरस्कार ही दिया, केवल लांछना, अपमान, पर उससे अनंत प्रेम, अकपट सेवा और कार्पण्य रहित अनुराग, साहचर्य। मैं बीमार पड़ता तो वह दिन रात मेरे सिरहाने बैठी रहती। चिड़चिड़ाने लगता तो वह धरती सी सहिष्णु बनी मेरे पैरों में लौटने लगती। मैं क्या जानता था कि वह अभिनय कुशला नटनी एक भद्दे नाटक का मंचन मात्र कर रही है। ठीक भी तो था, अभिनय तो उसके जीवन घुट्टी में पिया था। वैश्या जननी के स्तनपान में छलना का विष न मिलता तो क्या अमृत का घूंट मिलता? जब होश आया तब तक मैं पूर्ण रूप से छला जा चुका था। एक दिन अचानक नियति स्वयं मुझे नाटक का अंतिम यवनिकापात कराने अधूरे दौरे से ही घर लौटा लाई। मंच के प्रसाधनहीन, सज्जाहीन नटी नट के असली चेहरे मैंने देख लिए। प्रवंचक था मेरा अभिन्न मित्र अखिलन। जिस अवस्था में मैंने दोनों को देखा, उसे देख शायद कोई क्लीव पति ही चुप रह सकता था। मेरा मदालस उन्मत्त चित्त उसी क्षण प्रतिशोध लेने को अधीर हो उठा। मेज पर धरी बोतल से ही मैंने दोनों की एक साथ कपाल क्रिया कर दी। मेरा निशाना बचपन से ही अचूक रहा है। ट्रेन एक के बाद एक 5वीं सुरंग पार कर 6ठी से गुजर रही थी। टोकरी में धरी अपनी पानी की कांच की बोतल का ध्यान आते ही एक अनजान आशंका ने सहसा मेरा कलेजा जकड़ लिया। तो क्या इतने वर्षों बाद यह दानव मुझसे अपने विफल प्रेम और टूटे दांत का प्रतिशोध नहीं ले सकता? पर फिर उसने अपनी क्षणिक चुप्पी भंग कर कहा, कहते हैं विपत्ति कभी अकेले नहीं आती, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुंह में दबी सिगरेट की ऊर्ध्वमुखी फूंक को धूम्र रेखा से बिखरा वह हंसा
और अंधेरे में उसका सोने का दांत कृष्ण मेघखंड में चमकी बिजली की क्षीण रेखा सा चमकने लगा था। नशा उतरा तो मुझे सहसा अपने भयंकर अपराध बोध हुआ। मेरे पिता वारंगल के प्रसिद्ध महाजन थे, दिन रात लाखों का लेन देन होता था। उनका वैभव मुझे कानून के घेरे से निश्चय ही छुड़ा सकता था। फिर मेरा पक्ष भी इतना दुर्बल नहीं था। दुराचारणी पत्नी को मैंने रंगे हाथों उसके प्रेमी के साथ पकड़ा था। अपराधी मैं नहीं था, अपराधी था पति का आहत पौरुष, और उसे अदालत निश्चय ही क्षमा कर सकती थी। किंतु एक तो बचपन से ही मैं विधाता की आंखों का कांटा था, उस पर विशालाक्षी वैश्या की दत्तक पुत्री थी। उससे विवाह कर मैंने बहुत पहले ही पिता को शत्रु बना लिया था। उधर जब जघन्य युक्त हत्या का मुकदमा मुझ पर चल रहा था, तब ही बैंक की खयानात ने भी मुझे पकड़ लिया। एक बात और मेरे अपराध को जघन्य बना गई थी। विशालाक्षी के पोस्टमार्टम ने एक सत्य को और उद्घाटित कर दिया था। वह गर्भवती थी। यद्यपि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस अजन्मा संतान का जनक मैं नहीं, अखिलन ही था, फिर भी भावी जननी की हत्या साधारण हत्या के दायरे में नहीं आती। उस पर अखिलन की गर्भवती पत्नी ने भी पति की हत्या का समाचार सुनते ही आत्महत्या कर ली। एक साथ 3 हत्याओं के हत्यारे को भला कौन अदालत क्षमा करती? क्या सजा मिली जानती हो? फांसी। उसकी करुण आंखें दूसरी बार मुझसे टकराईं। जीवन में पहली बार मुझे उस अभागे पर तरस आया। चिंता एक ही थी, वह कहने लगा। सुना था ऐसी मौत मरने वाला उस लोक में भी बड़ी अशांति में भटकता है। गया कि प्रेत शिला का पिंडदान भी उसकी आत्मा को शांति नहीं दे पाता। एक लंबी सांस खींचकर फिर चुप हो गया। मैं अब तक एक शब्द भी नहीं बोली थी। मैंने देखा उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदों से टपकते उसके पिचके कपोलों को भिगो रहे थे। एकाएक मेरी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि का आभास पाते ही वह किसी बैंत खा रहे बच्चे सा ही सुबकने लगा। मैंने किसी वयस्क पुरुष को ऐसे रोते पहले कभी नहीं देखा था। राघवन, दुखी मत हो। बिना किसी हिचक के मैंने उसके सिसकियों से कांपते स्कंधों को थपथपाकर कहा तो स्वयं आश्चर्य हुआ। जिसे देखकर मैं कभी घृणा से सिहर उठती थी, उसका स्पर्श मैं बिना किसी हिचक के उस दिन कैसे सहन कर सकी थी। मुझे आज भी कभी कभी सोचकर आश्चर्य होता है। बढ़ती वयस मनुष्य को शायद उत्तरोत्तर सहिष्णु बनाती चली जाती है। सुनो राघवन, तुम्हें याद है ना, हमारी बुधवार की प्रार्थना सभा में आचार्य क्षिति मोहन सेन हमें 4 पंक्तियां अवश्य सुनाते थे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तोर्मा सदगमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय, अंधकार थे के आमादेर आलोते नेमे जाओ, असत्य थे के सत्य नए जाओ। तोमार जे दोखिन मुख, उसी नाम का स्मरण करो राघवन, तुम्हें फिर परलोक का भय नहीं सताएगा। अपने उस उपदेश की व्यर्थता का आभास तो मुझे बहुत बाद में मिला। उस अभागे को क्या अब परलोक का भय रह गया था? मेरी बात आधी ही सुन वह एकाएक किसी नींद में चलने की अभ्यस्त अर्ध जागृत यात्री सा उठा और बिना कुछ कहे, बिना मेरी ओर देखे, बिना गाड़ी रुकने की प्रतीक्षा किए उठकर चला गया। एक बार जी में आया लपक कर चटकनी चढ़ा दूं, ऐसा सुअवसर फिर नहीं जुटेगा। पर फिर सिसकियों से कांपते उन दुर्बल कंधों और काले पिचके कपोलों पर बहती आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदों की स्मृति मुझे दुर्बल बना गई। मेरा वह क्लांत दुखी सहपाठी भले ही खास से गले दुरदुराए स्वासा दयनीय अतिथि क्यों न हो, यदि मेरी सहानुभूति की छाया में कुछ क्षण सुस्ता भी ले तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। पर वह नहीं आया। मद्रास से हैदराबाद गई और अनेक पुराने सहपाठी सहपाठिनियों का अता पता ढूंढ फोन कर उन्हें अपने होटल में एकत्रित किया तो अवाक रह गई। क्रूर कालचक्र क्या किसी को नहीं छोड़ता। कितने बदल गए थे सब, किंतु स्नेह वही था। कितने पुष्पगुच्छ और कितने पुष्पहार, कितनी सुखद स्मृतियों के गड़े मुर्दे खोद खोद कर निकाले गए। कितनी पिकनिकों, कितने उत्सवों की स्मृति फिर सजीव हो उठी।
तभी अचानक मुझे सिसकियों से कांपते राघवन के कंधे याद आ गए। तुम लोग जानते हो मुझे ट्रेन में इस बार कौन मिला? कौन? सब ने एक साथ पूछा। राघवन। बड़ा तरस आया बेचारे पर। कौन मिला? क्या कहा तुमने? शंकर ने पूछा। राघवन, मैंने कहा। भीमरती धरेच्छे ना की? पागल हुई हो क्या? उसे तो फांसी हुए ही 15 साल हो गए। मैं ही उसकी डेड बॉडी लेने गया था। उसके पिता मेरे रिश्ते के चाचा लगते थे। उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया था। इसी से अपने बड़े भाई के साथ मैं ही बॉडी क्लेम करने गया था और हम दोनों भाइयों ने ही गोदावरी के तट पर उसका अंतिम संस्कार किया था। कहीं किसी और की बॉडी क्लेम कर चिता पर तो नहीं धराए थे? मैंने बड़ी चेष्टा से हंसकर पूछा। उधर मेरा हृत्पिंड बड़ी दुराशा से घड़ी के पेंडुलम सा धड़ फाड़े डाल रहा था। शंकर कह दे, हाँ भाई, मुंह नहीं देखा, सील्ड बॉडी थी। नहीं जी, राघवन के चेहरे को पहचानने में भला कोई भूल कर सकता है? एकदम वैसा ही था, केवल गाल कुछ पिचक गए थे और जिस दांत को तुम्हारे भाई ने तोड़ा था उस पर सोना मढ़ा लिया था बेचारे ने, शायद तुम्हारे ही स्मृति चिन्ह को गौरव प्रदान करने के लिए। शंकर ने सामान्य रसिकता करने की चेष्टा की, पर उसका परिहास मुझे नहीं गुदगुदा पाया। मुझे तो लगा मेरी ट्रेन एक बार फिर उन 7 अंधी सुरंगों से गुजर रही है और मैं राघवन की सिसकियों से कांपते कंधों को थपथपाती हूँ। तोमार जे दोखिन मुख, तोमार जे दोखिन मुख। ये कहानी बस इतनी ही। ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। नमस्कार।